हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 1। ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान रखना, इस पूरे चैप्टर को स्टार्टिंग खासकर दो, एक ये वाला लेक्चर 1 और लेक्चर 2, इसमें जितना संभव हो सके फ्लो चार्ट बना के, मतलब चार्ट बनाते हुए चीजों को लिख करके प्रैक्टिस करोगे तो चीजें जल्दी से याद हो जाएंगी और समझ में आ जाएंगी। ठीक है ना। तो टिश्यूज की बात हो रही है। टिश्यूज क्या होते हैं हमको पता है, सेल से मिल करके एक ग्रुप बन जाता है। वो ग्रुप एक खास काम करता है, ठीक है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। बेसिकली 4 टाइप में तोड़ा गया है। सबसे पहले आते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल क्या होते हैं? जो सरफेस की कवरिंग पे पाए जाएंगे, जैसे कि हमारे ऊपर ये स्किन पे पाए जाएंगे। जो सबसे ऊपर का टिश्यू है एपिथेलियल है। एक गाल में सबसे ऊपर का वो भी एपिथेलियल है। नोज के अंदर जो सबसे ऊपर की तरफ है वो भी एपिथेलियल है। हमारा जो पेट के अंदर इस तरह से लेयर जा रही है, जो जिसके अंदर खाना जाता है, उसकी जो ये वाली लेयर है ये भी एपिथेलियल है और ये भी एपिथेलियल है। तो यानी कि एक तरह से कवरिंग वाले पार्ट वो सब क्या कहलाएंगे? एपिथेलियल। माइंड सेट कर लो, एपी मतलब होता है ऊपर, ठीक है, और थैलियल, ठीक है। तो एपिथेलियल जितनी भी कवरिंग वाली चीजें होंगी वो सब क्या कहलाएंगी? एपिथेलियल कहलाएंगी। बात समझ में आई? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहां से पढ़ना हम लोग। आओ देखें क्या। तो एक मोटी बात हमको समझ में आ गई कि जितनी भी चीजें कवरिंग हो रही है हमारी बॉडी, चाहे बॉडी के अंदर हो, ठीक है ना। बॉडी के अंदर से क्या मतलब है? जैसे कि मान लो सपोज ये तुम्हारे पास क्या है, ठीक है, तो एक तो ये वाला पार्ट, ये वाली कैविटी भी होगी और ये ऊपर वाली कैविटी भी होगी, दोनों। ये बॉडी के सरफेस, ये हमारी बॉडी है, ये बॉडी की तरफ का सरफेस हो गया। ये बॉडी के अंदर मतलब कैविटी के अंदर ये क्या होगी? मेरी कैविटी हो जाएगी। तो दोनों तरफ जो ऊपर सबसे बाहरी सरफेस जो होती है वहां पर जो सेल्स टिश्यूज पाए जाते हैं उनको हम लोग क्या बोल देते हैं? एपिथेलियल बोल देते हैं। तो एपिथेलियल से पहले हम लोग कुछ जनरल बातें कर लेते हैं, टिश्यू को समझते हैं। और टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल। क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल। सेल्स का एक ग्रुप होता है, ठीक है, समूह होता है। दैट यूजुअली हैव अ कॉमन ओरिजिन। जनरली वो सारे के सारे टिश्यू एक ही जगह से ग्रो होते हैं। कॉमन ओरिजिन होता है इन एन एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के पास 3 लेयर होती हैं। क्या एम्ब्रियो की 3 लेयर के बारे में पता है? 1, 2 और 3। एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। एक्टो, मीजो और एंडो, है ना। ये 3 लेयर होती है। ये 3 लेयर हमारी बॉडी के सारे टिश्यूज को या ऑर्गन को क्या करती हैं? ग्रो करवाती हैं, ठीक है। तो इनका कॉमन ओरिजिन होता है एंड फंक्शन टुगेदर टू कैरी आउट स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी। और ये एक साथ मिलकर काम करते हैं ताकि एक कुछ ही खास काम को अंजाम दे सकें, ठीक है। हिस्टोलॉजी इज द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यू। हिस्टोलॉजी क्या है? साइंस है। हिस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है? साइंस या स्टडी ऑफ टिश्यू को हम लोग क्या बोल देते हैं? हिस्टोलॉजी बोल देते हैं। अब टिश्यू पढ़ेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं एक वर्ड आते हैं सेल जंक्शन। टिश्यू है ना, टिश्यू कैसे बना हुआ है? सेल के आपस से जुड़ने की वजह से। तो अब ये जो सेल आपस में जुड़े हुए हैं उनमें जंक्शन आ गया है ना, ये ज्वाइंट। अभी ज्वाइंट में ना हमको क्या है? 4-5 तरह के ज्वाइंट देखने को मिलते हैं। जब टिश्यू बनेगा वो सेल से मिलकर बनता है और सेल आपस में क्या है? जुड़े हुए हैं। ये जो सेल आपस में जुड़े हुए हैं इनके बीच में जो कनेक्टिविटी है उनको हम लोग क्या कहते हैं? सेल जंक्शन कहते हैं। तो क्या है? सेल जंक्शंस आर कॉन्टेक्ट पॉइंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द टिश्यू, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द टिश्यू सेल। यानी कि टिश्यू के जो सेल हैं, एक सेल, 2 सेल, इनमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। थोड़ी देर के लिए दोनों के प्लाज्मा, जैसे ये वाला हो गया और ये वाला हो गया, तो इसका और इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, कॉन्टेक्ट पॉइंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स ऑफ द टिश्यू सेल। टिश्यू के जो सेल्स हैं उनमें जो 2 सेल्स हैं उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल जंक्शन कहते हैं। अब सेल जंक्शन भी ना कई तरीके के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या है हमारे पास? टाइट जंक्शन। नाम ही बता रहा है टाइट, यानी कि बिल्कुल क्या होगा? टाइट होगा, कहीं से कोई गुंजाइश नहीं होगी कोई चीज लीक हो सके। तो इट कंसिस्ट ऑफ वेब लाइक स्ट्रैंड, ठीक है ना। वेब लाइक एक जाल नुमा स्ट्रैंड रहता है इस टाइप से, ऑफ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ट्रांस मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के आर पार ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का एक वेब होता है दैट फ्यूज टुगेदर विद द आउटर सरफेस ऑफ एडजेसेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू सील ऑफ, जिससे कि सील कर दे, बिल्कुल जोड़ दे, ऑफ पैसेजेस वे बिटवीन एडजेसेंट सेल। तो हम देख सकते हैं यहां पर
कि यहाँ पर एक लेयर ये, एक लेयर यानी कि एक सेल मेम्ब्रेन ये होगी, एक सेल मेम्ब्रेन ये होगी, और ये देखो ये दीज आर वेब लाइक, ये है ना, तो ये हम देख पा रहे हैं वेब लाइक, ये गया हुआ है, ये गया हुआ है, तो ये वेब लाइक के क्या है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है, ये प्रोटीन्स हैं, इसकी प्रोटीन और इसकी प्रोटीन आपस में जुड़ गई है, तो बिल्कुल सील कर दिया है। बीच में ये क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस है, दो सेल के बीच का जो स्पेस होता है, ठीक है ना, ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है ये वाली, तो ये प्रोटीन्स दो मेम्ब्रेन की प्रोटीन आपस में जुड़ जाती हैं और बिल्कुल लॉक कर देंगी, क्या कर देंगी, बिल्कुल लॉक कर देंगे। इस तरीके से ये वाला सेल की मेम्ब्रेन और ये वाली सेल की मेम्ब्रेन आपस में क्या हो गई है, जुड़ गई है, ठीक है। आगे आए, दे इनहिबिट द, अच्छा इनका फंक्शन अब याद रखो चाहे ना रखो, लेकिन पता होना चाहिए, वेब लाइक होता है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है, मेम्ब्रेन को आर पार करती हुई होती है। दे इनहिबिट द पैसेज ऑफ सब्सटेंस बिटवीन द सेल, सेल के आपस में बिल्कुल ब्लॉक कर देंगी पैसेज ऑफ सब्सटेंस को, एंड प्रिवेंट द कंटेंट ऑफ दीज ऑर्गन्स फ्रॉम लीकिंग, और लीकिंग को बचाती हैं, लीक होने नहीं देंगी, यहां से वहां चीजों को लीक होने नहीं देंगी इनटू द ब्लड और सराउंडिंग टिश्यू, कि आजू बाजू के ब्लड में या सराउंडिंग टिश्यू में कोई सब्सटेंस लीक हो जाए उसको ये कर देती है, पूरी तरीके से ब्लॉक कर देती हैं। अब ये चीज याद रहे ना रहे, ये याद रख लेंगे काफी रहेगा इसके लिए, ठीक है। नाउ आगे आते हैं हम लोग, एडहेरेंस जंक्शन, एडहेरेंस है ना, एड यानी कि चिपकाना, इट कंटेन प्लेक। अब ये प्लेक क्या होता है, प्लेक समझ लें पहले, प्लेक क्या होता है, ये देख रहे हो, ये मेरी सेल मेम्ब्रेन है, और यहाँ ये देखो जरा, ये मोटा मोटा सा है ना, नीला नीला सा, ये एक प्रोटीनियस सब्सटेंस होता है, इसको मैंने क्या बोल दिया, प्लेक, ये जॉइंट करने में हेल्प करता है। इट कंटेन प्लेक अ डेंस लेयर ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन की एक लेयर होती है, ठीक है, प्रोटीन की देख रहे हो, ये पूरी ऐसी मोटी सी लेयर है, ठीक है, ऑन द इनसाइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो ये इनसाइड है, ये एक सेल की मेम्ब्रेन इधर, वो अंदर वाली सेल की मेम्ब्रेन इधर, ये है ना, यानी कि ये सेल इधर है, वो सेल इधर है, बात समझ में आ रही है। तो इनसाइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट अटैचेस बोथ मेम्ब्रेन प्रोटीन, इस मेम्ब्रेन के प्रोटीन को और इस मेम्ब्रेन के प्रोटीन को, ये दोनों आपस में, इस मेम्ब्रेन का प्रोटीन ये रहा, इसका ये रहा, ये आपस में इंटरलॉक कर लेते हैं। ये जो प्रोटीन है, ठीक है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, कैडहेरेंस बोलते हैं, ठीक है, ये जुड़ी होती है किसमें, प्लेक में, और ये आपस में ऐसे इंटरलॉक फंस लेती है इसे, ठीक है ना। तो मेम्ब्रेन दैट अटैचेस बोथ मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड माइक्रोफिलामेंट्स ऑफ द साइटोस्केलेटन। अब ये क्या कह रहा है, दैट, अच्छा ये अटैच होती है माइक्रोफिलामेंट, यहाँ पे माइक्रोफिलामेंट कौन है, एक्टिन, ये इसके ऊपर की परत है जो ये क्या है, माइक्रोफिलामेंट है, और जो प्रोटीन होती है उससे क्या होती है, जुड़ी हुई होती है, ये देखो ये ग्लाइकोप्रोटीन इससे ये जुड़ी हुई है। ये ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन, जो ट्रांस मेम्ब्रेन को क्रॉस करता हुआ, आर पार जाता हुआ ग्लाइकोप्रोटीन कॉल्ड कैडहेरेंस जॉइन द सेल, ये सेल को आपस में क्या करता है, ज्वाइन करवाता है। बात समझ में आ रही है। तो यहां पे हमें बात क्या समझनी थी, पहली चीज, एडहेरेंस में एक प्लेक होता है, प्लेक का कनेक्शन किससे है, एक्टिन से है और कैडहेरेंस से है, ये तीन बातें हो गई यहां पर। प्लेक का कनेक्शन किससे है, माइक्रोफिलामेंट एक्टिन से है और कैडहेरेंस से है। आगे आते हैं, ईच कैडहेरिन इंसर्ट इनटू द प्लेक, हर एक जो कैडहेरिन होता है वो प्लेक में धसा हुआ है, इंसर्ट इनटू द प्लेक फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पार्शली क्रॉसेस द इंटरसेलुलर स्पेस। फिर जो बीच का स्पेस क्या है, ये इंटरसेलुलर स्पेस है, इसमें थोड़ा सा गया, पार्शली क्रॉसेस इंटरसेलुलर स्पेस एंड कनेक्ट टू द एडहेरिन ऑफ द एडजेसेंट सेल, जो बाजू वाला सेल है उसके एडहेरिन पे जाकर के इस तरह से लॉक हो गया ये। तो बीच में जो स्पेस है ये क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस, ये बीच में स्पेस है ये कैसा स्पेस है, इंटरसेलुलर, एक सेल ये है, एक सेल उधर है, ये आपस में आके ऐसे इंटरलॉक हो गए। तो यहां पे जो बातें समझनी थी हमको, क्या समझनी थी, प्लेक, ठीक है, उसके बाद कैडहेरिन्स, ठीक है, और जो प्लेक के ऊपर जो ये फिलामेंट चिपके हुए हैं ये कौन से हैं, एक्टिन है, प्लेक के ऊपर कौन लगा हुआ है, एक्टिन फिलामेंट लगा हुआ है। बात समझ में आई। बस ये दो तीन चीजें यहां याद रख लेंगे और अपने मन से ही बातें बना करके फिर लिख सकते हैं कि एक प्लेक होता है जो मेम्ब्रेन में चिपका होता है, उसी से एक प्रोटीन निकली होती है कैडहेरिन, जो दूसरी वाली कैडहेरिन प्रोटीन से इंटरलॉक हो जाती है। आगे आते हैं, ओके, थर्ड है डेस्मोसोम। अब देखो दोनों में अंतर क्या है, ये बिल्कुल पहले वाले की तरह है, फर्क सिर्फ इतना है यहां पर, ये देख रहे हो ये क्या है, केराटिन। प्लेक के साथ इस बार जो प्रोटीन लगी हुई है वो कौन सी प्रोटीन लगी है, केराटिन। यहां पर जो प्रोटीन लगी हुई थी वो कौन सी प्रोटीन थी, एक्टिन। बाद बाकी कोई डिफरेंस नहीं है यहां पर, ठीक है, बाद बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो सेम एज एडहेरेंस जंक्शन बट फ्रॉम इनसाइड इट अटैचेस टू द
कैरेटिन इंस्टेड ऑफ एक्टिन, बस इससे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। क्लियर होगी बातें। नाउ हेमीडेस्मोसोम। अब डेस्मोसोम के बाद क्या आता है? हेमीडेस्मोसोम, यानी कि एक बात तो क्लियर हो गई, डेस्मोसोम वाली सारी बातें होंगी। डेस्मोसोम यानी क्या हो गया? प्लेक हो गया और कैरेटिन फाइबर हो गया। अब ये हेमी क्यों है, आधा क्यों है? क्योंकि इस बार क्या होता है, ये सबसे नीचे की जो लेयर होती है ना, बेसमेंट मेम्ब्रेन, इस बार किसी दूसरे सेल से नहीं चिपका होता है। सबसे नीचे की जो लेयर होती है ना, बेसमेंट मेम्ब्रेन, उससे जाके लॉक हो जाता है। ये किसी दूसरे सेल से लॉक नहीं हुआ है, इसीलिए इसे क्या कहा गया है? हेमीडेस्मोसोम्स कहा गया है। क्या कहा गया है? हेमीडेस्मोसोम्स, क्योंकि ये दूसरे सेल से लॉक ना होकर के सबसे नीचे की जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, अभी हम इसका एक डायग्राम भी देखेंगे आगे जाकर के जब हम लोग टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे नीचे क्या होती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, उससे जाकर के जब लॉक हो जाएगा तो ये क्या हो गया? हेमीडेस्मोसोम। तो इट रिजेंबल डेस्मोसोम बट दे डू नॉट लिंक एडजेसेंट सेल, ये बाजू वाले सेल को लिंक नहीं करता है, ध्यान रखना। हेमीडेस्मोसोम इज द लिंक बिटवीन सेल एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन। अभी बेसमेंट मेम्ब्रेन आगे जाके थोड़ा सा पढ़ेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बेसमेंट मेम्ब्रेन, क्लियर है बातें? बात समझ में आ रही है? बहुत ध्यान से समझना, ठीक है? एकदम एकांत में बैठ जाओ, बिल्कुल कोई डिस्टर्ब ना करे। द ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन इन हेमीडेस्मोसोम्स आर इंटीग्रिन। एक और चीज होती है यहां पर, जो ये वाली जो प्रोटीन है जो आर पार जा रही है, ये इस बार कौन सी हो जाती है? इंटीग्रिन। नाम बदल गया क्योंकि इसकी केमिकल प्रॉपर्टी बदल गई है, तो यहां पर इस बार ये क्या हो गई? इंटीग्रिन। पहली चीज, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से जाके अटैच होती है। दूसरा चीज, ये जो चीज आके यहां जुड़ रही है, इसको इस बार क्या नाम दे दिया? कौन सी प्रोटीन है ये? इंटीग्रिन, रेदर देन कैडहेरिन। कैडहेरिन ना होकर के इंटीग्रिन होता है, ठीक है? ऑन द इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटीग्रिन अटैच टू इंटरमीडिएट फिलामेंट मेड अप ऑफ प्रोटीन कैरेटिन, ठीक है? अंदर तो इससे जुड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन द आउटसाइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन द इंटीग्रिन अटैच टू द प्रोटीन लैमिनिन विच इज प्रेजेंट इन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो अब इतना डिटेल जाना चाहो जा सकते हो, जरूरत नहीं है, सिंपल बोल देना कि बेसमेंट मेम्ब्रेन पे जुड़ा हुआ है। बेसमेंट मेम्ब्रेन में भी एक प्रोटीन होती है लैमिनिन, ये एक्चुअली उससे जुड़ता है जाकर के। दस हेमीडेस्मोसोम एंकर सेल नॉट टू ईच अदर बट टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन। जो हेमीडेस्मोसोम है वो एंकर करता है, एंकर मतलब जोड़ता है सेल्स, नॉट टू ईच अदर, दो सेल्स को आपस में नहीं ना जोड़ करके वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच करने में हेल्प करता है। सिंपल सी बातें हैं, ठीक है? फिर बता रहा हूं, सारे पॉइंट याद ना रखते हुए हेमीडेस्मोसोम क्या क्या बातें आ जाएंगी, सिर्फ एक चीज याद रखोगे, सेम एज डेस्मोसोम बट इट इज अटैच टू बेसमेंट मेम्ब्रेन। काम खत्म। बाकी बातें याद रखना चाहो पढ़ सकते हो, अच्छी बात है, अदरवाइज इतनी बात पक्का लिखोगे अगर आता है तो। आगे आते हैं। नाउ गैप जंक्शन। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। गैप जंक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, बात को समझना। यहां पर क्या है, दो जो सेल्स है ना, उनमें क्या है, ये प्रोटीन्स है। इस बार प्रोटीन का नाम क्या रहेगा? कनेक्ट कर रहे हैं, तो कनेक्ट करने की वजह से नाम क्या रख दिया? कनेक्सिन्स। अब इनमें क्या है ना, टनल, देख रहे हो, गैप होता है। इस गैप की खासियत क्या है? इस सेल का मटेरियल यहां जा सकता है, इस सेल का मटेरियल यहां जा सकता है। सेल आपस में क्या कर सकता है? अपना चीजों का आदान प्रदान कर सकता है, कुछ चीजों का, सबका नहीं, ठीक है ना? तो ये है, और ये यहां पे गैप आ गया बिटवीन द सेल्स। तो जो कनेक्सिन्स हैं या कनेक्सोन्स हैं, जो दो मेम्ब्रेन को जोड़ता है जिससे कि दो सेल आपस में अपना आदान प्रदान कर सकें, तो कहीं ना कहीं इसीलिए इसको कहा गया गैप जंक्शन। क्या कहा गया? गैप जंक्शन। जंक्शन तो है लेकिन ये गैप भी है, जिससे कि क्या है, ये आपस में चीजों को अपना आदान प्रदान करेंगे। आओ देखते हैं। दिस मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉल्ड कनेक्सिन्स फॉर्म टाइनी फ्लूइड फिल्ड टनल्स। ये बहुत पतले से टनल है ना, गुफानुमा चीजें बना लेते हैं, कॉल्ड कनेक्सोन्स दैट कनेक्ट नेबरिंग सेल्स, जो बाजू वाले सेल्स को आपस में जोड़ देते हैं। थ्रू द कनेक्सोन्स आयंस एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स कैन डिफ्यूज। आयंस और छोटे छोटे केमिकल डिफ्यूज कर सकते हैं फ्रॉम द साइटोसोल ऑफ वन सेल टू अनदर, एक सेल के साइटोसोल से दूसरे सेल के साइटोसोल में। बट द पैसेज ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल सच एज वाइटल इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स इज प्रिवेंटेड। बट जो बड़े मॉलिक्यूल है वो यहां से नहीं गुजर सकते हैं। अब यहां से वो क्या चीज इंपॉर्टेंट है, ये लाइन, द ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड परहैप्स वेस्टेज टेक प्लेस थ्रू गैप जंक्शंस इन एवस्क्यूलर टिश्यू। एवस्क्यूलर कौन से होते हैं? जिनके पास ब्लड की सप्लाई नहीं है, क्योंकि हमको बहुत अच्छे से पता है जिनके पास ब्लड की सप्लाई होती है
मान लो यहाँ पर क्या कोई सेल है, वो अपनी गंदगी कहाँ डाल देता है, ब्लड में डाल देता है। लेकिन अगर आसपास ब्लड ही नहीं है, ब्लड की सप्लाई नहीं है, तो ये अपना वेस्ट कहाँ निकालेंगे। तो जो एवास्कुलर टिश्यू होते हैं वो क्या करते हैं, इस गैप जंक्शन के थ्रू, ठीक है, अपना वेस्ट को निकालते रहते हैं। अब ये एवास्कुलर, जैसे कि लेंस की बात करें, वहां कोई भी ब्लड वेसल नहीं है, एंड कॉर्निया ऑफ द आई, कॉर्निया और लेंस, वहां पे कोई भी वस्कुलर टिश्यू नहीं है। तो किस तरीके से वो अपना वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते होंगे, इस गैप जंक्शन की हेल्प से। इसीलिए यहां पर ये बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है, गैप जंक्शन हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ठीक है, ये हमारे पास 5 टाइप के जंक्शंस थे कि किस तरीके से जब टिश्यू बनता है तो 2 सेल आपस में किस तरीके से अटैच होते हैं। बात समझ में आई? दीज आर द जंक्शंस। नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ टिश्यू। अब देखो बच्चों, मैंने जैसे कहा था कि टाइप्स ऑफ टिश्यू, सबसे पहले ये फ्लो चार्ट, इस तरह का फ्लो चार्ट या कोई तुमको अपना याद हो, ठीक है ना, सबसे बेसिक बना के दिखाया रखा है मैंने यहाँ पर। ये बहुत बेसिक है, मोटा मोटा 4 टाइप में तोड़ा हुआ है। एपिथेलियल जो कवरिंग कवर करते हैं, कनेक्टिव जो जोड़ने का काम करेंगे, मस्कुलर जो मसल्स में पाए जाते हैं, नर्वस जो हमारे न्यूरॉन में पाए जाते हैं। ठीक है, तो 4 टाइप की बात करें तो एपिथेलियल खुद टूटा हुआ है, स्क्वैमस में जो फ्लैट टाइप के रहते हैं, क्यूबॉइडल जो क्यूब टाइप दिखते हैं, कॉलमनर टॉल पिलर टाइप होते हैं, कॉलम टाइप के रहते हैं, सीलिएटेड जिनमें सीलिया पाया जाता है, ग्लैंडुलर जो ग्लैंड में पाए जाते हैं। देन मस्कुलर में स्ट्राइटेड, नॉन स्ट्राइटेड, कार्डियक, पढ़ेंगे डिटेल में और समझ में आएगा। कनेक्टिव की बात करें तो उसमें भी हमारे पास क्या आते हैं, एक आता है एरियोलर, फिर डेंस रेगुलर, एडिपोज, स्केलेटल, है ना, फ्लूइड, इस तरीके से कनेक्टिव। कनेक्टिव को कई तरीके से कर रखे हैं, यहां पर अलग है, जो मैंने करवा रखा है आगे जाके वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि उसमें क्या है, एक कनेक्टिव प्रॉपर है, ठीक है, फिर हमारे पास वो आ जाता है स्पेशलाइज आ जाता है, फिर एक डेंस वाले आ जाते हैं, देखेंगे अभी उसको डिटेल में। तो इस तरीके से एक फ्लो चार्ट बनाना बहुत जरूरी है। जब ये चार्ट दिमाग में सेट होगा तब सेट होगा कि अच्छा एडिपोज तुम्हारा कनेक्टिव में है कि एडिपोज तुम्हारा एपिथेलियल में है। अगर ये चार्ट सेट नहीं करोगे तो याद करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, समझ लो इस बात को। ये चार्ट याद होना बहुत जरूरी है। तो अभी हम बाकी सारा हटा देते हैं, केवल हमारे पास क्या, हमको 4 है हमारे पास, 1 2 3 और 4। हम सबसे पहले चलते हैं किस पे, एपिथेलियल पे अपने, जो कि हमको आज के टॉपिक में कवर करना है। एपिथेलियल मतलब ऊपर की कवरिंग। अब देखो सारे नाम बड़े जल्दी जल्दी से क्लियर हो जाएंगे, फटाफट इसको आगे बढ़ाते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, पहले इसकी कुछ जनरल बातें कर लें हम लोग। तो देखो एपिथेलियल मैं बता रहा था, अभी एक डायग्राम भी आएगा, समझेंगे हम लोग। देखो ये सेल्स होते हैं, ठीक है, एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, ठीक है। अब इसके सबसे नीचे क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। सबसे नीचे क्या होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यूज जिस पे टिके होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन खुद 2 लेयर की बनी हुई है, एक बेसल लमीना और एक रेटिकुलर लेमिना। बेसल लमीना यही लोग सिक्रीट करते हैं, और जो रेटिकुलर लमीना है नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू है ना, ये लोग सिक्रीट करके बना लेते हैं। तो 2 लेयर बन जाती हैं, 2 लेयर मिल करके क्या बनाती हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाती है, ठीक है ना। बेसल लमीना को यही सेल सिक्रीट कर लेंगे, नीचे बना लेते हैं, और कनेक्टिव टिश्यू जो सबके नीचे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, तो ध्यान रखो सबसे ऊपर एपिथेलियल, फिर बेसमेंट, देन कनेक्टिव टिश्यू, है ना। कनेक्टिव टिश्यू नीचे आ गया, कनेक्शन का काम करता है। अब जरा गौर से देखना, यहां पर जो इसकी ऊपर की सरफेस है, जो इसकी ऊपर की सरफेस है, उसको जो फ्री सरफेस है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एपिकल सरफेस बोल देते हैं। एपिकल टॉप पर है, फ्री सरफेस है। अब मान लो ये स्किन की यहाँ पर जो लेयर है, ये एपिकल हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो मेरे मुंह के अंदर है, जो बाहर की तरफ गाल की तरफ होगा, अंदर की तरफ, वो क्या हो जाएगा, एपिकल हो जाएगा। ये एपिथेलियम आ गया। ये 2 सेल लैटरल सरफेस इनकी चिपकी हुई है, ये बेसल सरफेस, बेसल मतलब जो बेस की सरफेस है इनकी, ठीक है ना। देन हम लोग देख सकते हैं कि इनके पास नर्व तो गई है, नसें तो गई हैं सेंसेशन के लिए, बट ब्लड वेसल इनके पास तक नहीं पहुंचा है, ब्लड की सप्लाई इनके पास तक नहीं पहुंची है। बात समझ में आ रही है। तो मोटी मोटा स्ट्रक्चर दिमाग में याद रखना। एपिकल सरफेस क्या होता है, बेसल सरफेस नीचे आ गया, लेटरल सरफेस इनके साइड वाला हो गया, ये जिस पर टिके होते हैं उसको बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। ये एपिथेलियम है। एपिथेलियम से डायरेक्टली हमारे नर्व सेल्स जो टिकी हुई हैं जाके जुड़ती हैं, बट हमारी ब्लड वेसल्स डायरेक्ट इनसे जाके नहीं जुड़ती हैं। ये डायग्राम इसीलिए बनाया है ताकि ये बेसिक स्ट्रक्चर का दिमाग में सेट हो सके, जिससे कि एटलीस्ट इसका कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है तो उसको तुम लोग कर सको। अब हम लोग इसमें थोड़ी सी आगे बातें कर लेते हैं, आओ देखो जरा। एंड क्या कह रहा है ये, एंड एपिथेलियल टिश्यू और एपिथेलियम, प्लूरल में इसको हम एपिथेलिया कह देते हैं। क्या कहते हैं, एपिथेलिया प्लूरल है, सिंगुलर में एपिथेलियल एपिथेलियम है। कंसिस्ट ऑफ सेल्स अरेंज्ड इन
कंटिन्यूअस शीट इन आइदर सिंगल और मल्टीपल लेयर, कंटिन्यूअस शीट लगातार एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक सिंगल लेयर तो हो सकता है, इसके ऊपर एक और लेयर होती है, इस टाइप से एक और लेयर होती है, मल्टीपल भी हो सकती थी, उसे हम स्ट्रेटा बोलते हैं, लेयर वाइज आया था, जब बात करेंगे उसकी अभी। बिकॉज द सेल्स आर क्लोजली पैक्ड, काफी क्लोजली पैक होते हैं, आपस में पास पास होते हैं, आर हेल्ड टाइटली टुगेदर बाय मैनी सेल्स जंक्शन, तो इसीलिए काफी क्लोजली पैक होते हैं, तो काफी सारे यहां पर क्या रहेंगे, सेल्स जंक्शन यहां पर रहते हैं, ठीक है ना। देयर इज लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, अब क्योंकि क्लोजली पैक है तो कोई भी इनके बीच का इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है बिटवीन एडजेसेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दो सेल की मेम्ब्रेन के बीच में कोई हमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं दिखता क्योंकि ये कॉम्पैक्टली अरेंज है, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू इज अरेंज इन टू जनरल पैटर्न इन द बॉडी, दो जनरल पैटर्न में हमको ये अरेंज हुए नजर आएंगे, एक कवरिंग एंड लाइनिंग। अब समझ लो फिर से, कवरिंग क्या होती है, ये गाल देख रहे हो ठीक है, ये गाल कवरिंग है स्किन की। अब लाइनिंग, लाइनिंग शब्द का वर्ड जब भी आएगा, लाइनिंग मतलब होगा हमारे पास कोई कैविटी होगी, जैसे कि मेरा मुंह, अब यहां पर ये जितना भी है ना, देख रहे हो, ये जो अब मेरा समझ लो ये मुंह है इस टाइप से गाल का, ये जो अंदर की जो परत है इसको हम लाइनिंग कहेंगे, क्या कहेंगे, लाइनिंग। इसी तरीके से मेरा ईसोफिगस, स्टमक, ये सारी जो परत है ना अंदर वाली, ये सारी परत क्या कहलाएगी, लाइनिंग कहलाएगी। याद रहेगा, लाइनिंग मतलब एक तरह से परत होती है और वो अंदर की परत। तो कवरिंग हो गई, कोई ऑर्गन हो सकता है, मान लो लीवर है, ठीक है, ये लीवर इस टाइप से, तो लीवर के ऊपर क्या हो जाएगी, कवरिंग हो जाएगी। कोई डक्ट है, मान लो ब्लैडर है, अंदर क्या हो जाएगी, लाइनिंग हो जाएगी। तो लाइनिंग और कवरिंग, ठीक है ना, तो दो तरीके से पाया जाएगा, कवरिंग और लाइनिंग के रूप में, या फॉर्मिंग द सिक्रेटिंग पोर्शन, या ग्लैंड्स में मिलेगा हमको ये, कोई चीज सिक्रीट करता हुआ है। ग्लैंड्स का काम ही क्या होता है, कोई ना कोई चीज हार्मोन्स को या एंजाइम्स को सिक्रीट करना, ठीक है ना। तो दो रूप में हमको ये मिल जाती हैं। फंक्शनली, फंक्शन की बात करें तो एपिथेलियल टिश्यू प्रोटेक्ट करता है, जब ऊपर की कवरिंग है तो प्रोटेक्शन का काम है। सिक्रीट, ग्लैंड में पाया जाएगा, सिक्रीशन काम करेगा, म्यूकस, थूक आता रहता है हमें, सिक्रीशन काम है, हार्मोन्स, एंजाइम। एब्जॉर्ब, हम चले जाएंगे इंटेस्टाइन में तो एब्जॉर्प्शन का काम करता है, न्यूट्रिएंट्स इन द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, एंड एक्सक्रीट, किडनी में चले जाएंगे तो ये एक्सक्रीशन का भी काम करते हैं, ठीक है ना। वेरियस सब्सटेंस इन द यूरिनरी ट्रैक्ट, ठीक है ना। तो यानी कि लगभग हम देख पा रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू हमको बॉडी में हर जगह मिल रहे हैं, ठीक है, सारे काम कर रहे हैं लगभग। तो इसके सारे काम मोटा मोटा याद कर लेंगे। सिक्रीट करने का काम है, ठीक है, एब्जॉर्ब करने का काम है, एक्सक्रीट, ये सिक्रीट है बेटा और ये एक्सक्रीट है, दिस इज सिक्रीट है ना, एंड दिस इज एक्सक्रीट। एक्सक्रीट मतलब होता है किसी वेस्ट को बाहर निकालना, ठीक है ना। अब एपिकल या फ्री सरफेस, ये ऊपर वाला एपिकल है, इसको फ्री सरफेस कहते हैं। ऑफन एपिथेलियल सेल फेसेस द बॉडी सरफेस, ये बॉडी के सरफेस को फेस करता है, ठीक है। बॉडी के सरफेस से क्या मतलब है, जैसे मान लो ये वाला फेस है तो अंदर की तरफ बॉडी के सरफेस को क्या कर रहा है, फेस कर रहा है। व्हाट्स अ बॉडी कैविटी, या बॉडी की कैविटी को फेस करेगा, जो मेरी कैविटी है उसको फेस करेगा ये। द ल्यूमेन, ल्यूमेन मतलब जो बीच का आया था ये पार्ट, ल्यूमेन इंटीरियर स्पेस ऑफ एन इंटरनल ऑर्गन और ए ट्यूबुलर डक्ट दैट रिसीव सेल सिक्रीशन, ठीक है ना। यानी कि सीधी सी बात है, जो एपिकल सरफेस है किसी ल्यूमेन को फेस कर सकता है, ठीक है, किसी डक्ट को फेस करेगा, मान लो कोई पतली सी डक्ट है तो डक्ट को फेस करेगा। तो सीधी सी बात ये कहना चाह रहा है कि जो एपिकल सरफेस है वो या तो बाहर की सराउंडिंग को भी फेस कर सकता है या अंदर किसी बॉडी कैविटी को भी फेस कर सकता है। एपिकल सरफेस में कंटेन सीलिया और माइक्रोविलाई, इसके पास यहां पर हम देखेंगे अभी आगे इस टाइप से सीलिया या माइक्रोविलाई हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एपिकल सरफेस होता है, कहां पे रहते हैं ज्यादातर बॉडी के, नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट एक मोटा मोटा स्ट्रक्चर दिमाग में रहना चाहिए ये कि एक एपिथेलियल सेल होता कैसा है। क्लियर, चलें आगे आगे देखते हैं और बातें कर लें इसके बारे में। क्या कह रहा है ये, द लैटरल सरफेस ऑफ एन एपिथेलियल सेल, लैटरल मतलब साइड वाला, लैटरल मतलब साइड वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इस वाले सेल के लिए ये वाला लैटरल सरफेस, साइड वाला, ठीक है। द लैटरल सरफेस ऑफ एन एपिथेलियल सेल विच फेस द एडजेसेंट सेल, जो बाजू वाले सेल को फेस करता है ऑन आइदर साइड, दोनों तरफ से, है ना। जो लैटरल सरफेस है आजू बाजू वाले सेल को फेस कर रहा है, ठीक है। कंटेन टाइट जंक्शंस, यहां पर क्या मौजूद है, मार्क करेंगे अब टाइट जंक्शन। अब टाइट जंक्शन वापस से नहीं बताऊंगा मैं, भूल गए हो तो वापस जाके देखें। एडहेरेंट जंक्शंस, डेस्मोजोम्स और गैप जंक्शन, देखो सारे 3 टाइप के जंक्शंस यहां पाए जा रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है।
टाइट जंक्शन, एडेरेंट जंक्शन, डेस्मोसोम्स और गैप जंक्शन, 4 टाइप के हैं। द बेसल सरफेस ऑफ एन एपिथेलियल सेल इज अपोजिट टू द एपिकल सरफेस। अब ये तो नॉर्मल सी बात है, हम सबको पता है, बेसल सरफेस एपिकल के अपोजिट होती है। क्लियर है ये बात, ठीक है ना। आगे आते हैं। द बेसल सरफेस ऑफ द डीपेस्ट लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल एडहेयर टू द एक्स्ट्रासेलुलर मटेरियल सच एज द बेसमेंट मटेरियल। ठीक है, तो सबसे नीचे की लेयर होगी वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई होगी। द बेसमेंट मेम्ब्रेन इज थिक एक्स्ट्रासेलुलर लेयर। ठीक है ना, ये एक्स्ट्रासेलुलर जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वो सेल से बाहर की चीज है, यानी कि एक्स्ट्रासेलुलर चीज है। बेसमेंट मेम्ब्रेन इस सेल से बाहर की चीज है, तो क्या बोला गया है, एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर होती है, सेल के बाहर होती है। दैट कॉमनली कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स, 2 लेयर होती है, बेसल लैमेला और रेटिकुलर लैमेला। अभी हम लोग देख चुके हैं बेसल लैमेला क्लोजर टू एंड सिक्रेटेड बाय एपिथेलियल सेल। ये एपिथेलियल सेल के पास होती है और इसी के द्वारा सिक्रीट करी जाती है। वहीं उल्टा रेटिकुलर लैमिना कनेक्टिव टिश्यू के पास होती है और उसके द्वारा सिक्रीट करी जाती है। तो बातें समझ में आ रही होंगी डायग्राम देख देख करके, गुड आ रही है ना। द रेटिकुलर लैमिना क्लोजर टू द अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू एंड कंटेन प्रोटीन सच एज कोलेजन प्रोड्यूस्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू सेल्स कॉल्ड फाइब्रोब्लास्ट। अब यहाँ प्रोटीन का नाम दे दिया, याद करने की इच्छा हो तो करना, वरना छोड़ देना। सीधी सी बात हमें समझ में आनी चाहिए, लैमिना ऊपर की तरफ होता है और रेटिकुलर लैमिना नीचे की तरफ होता है। क्लियर है। नाउ एपिथेलियल टिश्यू हैज इट्स ओन नर्व सप्लाई। एपिथेलियल टिश्यू की अपनी खुद की नर्व सप्लाई तो है, बट इज एवस्क्यूलर। ये एवस्क्यूलर है, ध्यान रखना, मार्क कर लेना। इसके पास अपनी ब्लड सप्लाई नहीं होती है, नर्व सप्लाई तो है ना भाई, चीजों को टच करते हैं गर्म लगता है, नर्व सप्लाई तो है, ब्लड सप्लाई नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन द ब्लड वेसल्स ऑफ द एडजेसेंट कनेक्टिव टिश्यू। जो बाजू वाले कनेक्टिव टिश्यू है, इन्हीं की ब्लड वेसल पे ये डिपेंड करता है। टू ब्रिंग न्यूट्रिएंट्स एंड रिमूव वेस्ट, न्यूट्रिएंट और वेस्ट के लिए ये जो उसके बाजू में एडजेसेंट वाले ब्लड वेसल्स होते हैं उन पर डिपेंड करता है। एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस बिटवीन एन एपिथेलियल टिश्यूज एंड कनेक्टिव टिश्यूज ऑकर बाय डिफ्यूजन। ठीक है ना, तो यहां पर जंक्शन ना होकर के सिंपली क्या होता है, डिफ्यूजन। वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी काम करना होगा डिफ्यूज कर लेगा, ये यहां डिफ्यूज कर देगा, ये यहां डिफ्यूज कर देगा। सिंपल डिफ्यूजन वाली जो प्रोसेस होती है, उस डिफ्यूजन प्रोसेस से ये लोग अपना क्या होता है, सब्सटेंस को एक्सचेंज कर लेते हैं। मार्क करेंगे इस चीज को। Exchange of substance between an epithelial tissues and connective tissues occur by diffusion. अब कह रहा है बिकॉज एपिथेलियल टिश्यूज फॉर्म बाउंड्रीज बिटवीन द बॉडीज ऑर्गन। ये जनरली कहां पाई जा रही है, बाउंड्रीज पे, यहां पाई जा रही है, यहां पाई जा रही है, 2 ऑर्गन के ऊपर है, मान लो लिवर और किडनी के ऊपर है। अब जब बाउंड्री पे है तो यहाँ रगड़ बहुत लगेगी। 2 बाउंड्री की चीज में क्या लगती है, रगड़ बहुत लगती है ना। रगड़ लगने से टूट फूट बहुत ज्यादा होगी। तो बिकॉज एपिथेलियल टिश्यूज फॉर्म्स बाउंड्रीज, ये बाउंड्रीज बनाते हैं बिटवीन द बॉडीज ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन के बीच में बाउंड्री पाए जाते हैं, और बिटवीन द बॉडी एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, या बॉडी और बाहर के एनवायरनमेंट के बीच में पाए जाते हैं ये। इट इज रिपीटेडली, बार बार सब्जेक्टेड टू फिजिकल स्ट्रेस। इसके ऊपर बार बार क्या लग रहा है, फिजिकल स्ट्रेस, जोर आजमाइश हो रही है, रगड़ लग रही है बार बार, एंड इंजरी, चोट लग रही है। अ हाई रेट ऑफ सेल डिवीजन अलाउ एपिथेलियल टिश्यू टू कॉन्स्टेंटली रिन्यू एंड रिपेयर इटसेल्फ बाय स्लफिंग ऑफ, जो टूट फूट जाती है वो हट जाती है, डेड और इंजर्ड सेल एंड रिप्लेसिंग देम विद न्यू वन। यानी कि यहां पर क्या है, सीधी सी बात ये कहना चाह रहा है, छोटी सी बात समझनी है यहां पर, कि यहां पर सेल डिवीजन बहुत ज्यादा होता है, सेल डिवीजन की जरूरत बहुत ज्यादा है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहां पर ये है कि यहां पर सेल डिवीजन बहुत ज्यादा, बॉडी में किसी टिश्यू में सेल डिवीजन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो यहां हो रहा है क्योंकि यहां तोड़ फोड़ और चोट बहुत ज्यादा लग रही है। क्लियर है बातें। एपिथेलियल टिश्यू हैज मैनी डिफरेंट रोल इन द बॉडी, बहुत सारे रोल हैं, ऊपर भी हम देख चुके हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर प्रोटेक्शन, सबसे ऊपर क्या काम करेगा, प्रोटेक्शन का, फिल्ट्रेशन, छानने का, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, वही चारों वाले जो ऊपर थे वो यहाँ पे वापस रिपीट हो गए। इन एडिशन एपिथेलियल टिश्यू कंबाइंस विद नर्वस टिश्यू टू फॉर्म स्पेशल ऑर्गन फॉर स्मेल, हियरिंग, विजन एंड टच। जब ये नर्वस टिश्यू के साथ जुड़ जाते हैं तो कुछ ना कुछ खास क्या बना लेते हैं, वो बना लेते हैं, टिश्यू बना लेते हैं, जैसे कि स्पेशल ऑर्गन बना लेते हैं। स्मेल के लिए बना लिया, हियरिंग के लिए बना लिया, विजन के लिए बना लिया, टच के लिए बना लिया। ये सब हियरिंग, स्मेल डिटेल में है हमारे कोर्स में, जब आगे चैप्टर आएगा तब उसको हम डिटेल में समझेंगे। तो जब ये एपिथेलियल टिश्यू नर्वस टिश्यू के साथ कंबाइन होते हैं तो कुछ खास ऑर्गन बना लेते हैं कई बार, और उसमें खास में कौन कौन आते हैं, स्मेल आता है, कान आ गया हमारा, देखने वाला आ गया, टच, छूने वाला जो फीलिंग है वो सब आ जाता है। क्लियर है। नाउ एपिथेलियल टिश्यू में भी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन इसका आगे है, अच्छा, लेकिन हम बात करें तो 2 ही टाइप का मोटा मोटा है, कवरिंग और लाइनिंग एपिथेलियम, आल्सो कॉल्ड सरफेस एपिथेलियम। जो कवर करेगा या लाइन करेगा उसे हम सरफेस कहते हैं, चाहे यहां हो चाहे यहां हो, है तो सरफेस ही। इट फॉर्म्स द आउटर कवरिंग ऑफ द स्किन एंड सम इंटरनल ऑर्गन, है ना। कवरिंग में क्या है, ये
आउटर कवरिंग ऑफ स्किन पे पाए जाते हैं या कुछ इंटरनल ऑर्गन में पाए जाएंगे। इट आल्सो फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स हैं उसके मैंने बताया ना यहाँ पर इनर लाइनिंग यहाँ पे पाए जाएंगे। ठीक है, बॉडी कैविटी एंड द इंटीरियर ऑफ द रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हर जगह जहां जहां पाइपिंग सिस्टम दिख रहा है हमको वहां पे ये मिलेंगे हमको। ग्लैंडुलर एपिथेलियम, इट मेक्स अप द सिक्रेटिंग पोर्शन ऑफ द ग्लैंड, ग्लैंड में सिक्रीट करने वाला, जो एंजाइम सिक्रीट करेगा निकालेगा या जूस सिक्रीट करेगा, वो वाला पोर्शन कौन बनाते हैं? ग्लैंडुलर एपिथेलियम बनाते हैं। यानी कि जो एपिथेलियम बनाएंगे उनका नाम क्या पड़ जाता है इसीलिए ग्लैंडुलर एपिथेलियम। जैसे कि थायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, स्वीट ग्लैंड है, डाइजेस्टिव ग्लैंड है, हर जगह जो ग्लैंड्स में जो एपिथेलियम पाई जाएगी उसको हम लोग क्या बोल देंगे? ग्लैंडुलर एपिथेलियम। बात समझ में आ रही है? तो ये एपिथेलियम का एक तरह से जर्नल इंट्रोडक्शन तैयार हो गया हमारे पास कि एपिथेलियम का क्या क्या कॉन्सेप्ट है। बात समझ में आ रही है? अब अगर एग्जैक्टली किसी के बारे में पूछा जाएगा तो हम यहां पर क्या कर देंगे? क्लासिफिकेशन कर देंगे। क्लासिफिकेशन देख लो बेटा, दो टाइप से है। एक अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, सेल्स का अरेंजमेंट कैसे होता है। सेल अगर एक लेयर में है, ठीक है, तो हम इसे सिंपल बोल देते हैं। सेल यहां पे देखो क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है मल्टीपल लेयर्स हैं, एक सेल उसके ऊपर दूसरा सेल, ऐसा मालूम पड़ रहा है ना, एक सेल उसके ऊपर दूसरा सेल। लेकिन अगर गौर से देखें हम लोग, गौर से देखें तो ये सेल तो यही वाला है, ये नीचे तक आ रहा है। अब ये सेल इसके ऊपर ये सेल, इसके ऊपर ये सेल, तो ऐसा लग रहा है कई सारी लेयर्स हैं। बट गौर से देखें ये सेल तो यही खत्म हो गया, ये सेल यहां से आ रहा है और ये सेल यहां तक नीचे से है, तो है ये सिंगल लेयर। बट जो इनके न्यूक्लियस है, किसी का न्यूक्लियस नीचे है, किसी का न्यूक्लियस ऊपर है, तो ऐसा लग रहा है कि मल्टीपल लेयर्स है, बट नकली दिख रहा है ना, ऐसा लग रहा है मल्टीपल लेयर, बट रियल में मल्टीपल लेयर है नहीं। तो स्ट्रेटा जो होता है, स्ट्रेटा मतलब होता है लेयर। तो जब सूडो मतलब होता है फॉल्स, क्यों हमको लग रहा है बहुत सारी लेयर, बट रियल में बहुत सारी लेयर्स है नहीं, तो इसको कहा गया सूडो स्ट्रेटिफाइड। अब यहां बहुत सारी लेयर है, एक सेल, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, बाकायदा साफ साफ दिख रहा है, तो ये होगी मेरी स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, सूडो स्ट्रेटिफाइड और सिंपल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। अब शेप के हिसाब से चलें अगर हम लोग, ये तो हो गया सेल्स की लेयर की अरेंजमेंट के हिसाब से। शेप के हिसाब से देखो कैसा दिख रहा है, फ्लैट, तो स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, क्यूब टाइप, ये देखो ये क्यूब हो गया, क्यूब टाइप, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, पिलर टाइप, देखो ये है ना, इस टाइप कैसा है, पिलर, जैसे पिलर होता है, तो कॉलमनर। ठीक है ना। अब आगे देखो, तुमको बता दूं मैं, इसी से आगे तुमको डेफिनेशन याद करना आसान हो जाएगी। सिंपल मतलब सिंगल लेयर, सूडो स्ट्रेटिफाइड फॉल्स लेयर, और स्ट्रेटिफाइड मल्टीपल लेयर। स्क्वैमस फ्लैट, क्यूबॉइडल क्यूब टाइप, कॉलमनर पिलर टाइप। तो अब तुम्हारे कैसे बनेंगे? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। बात समझ में आई? स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। इस टाइप से अब तुम्हारी क्या बनेगी? क्लासिफिकेशन होगी। तो समझते हैं और बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इन लेयर। तो यहाँ पे मैंने वही बात बता दी कि किस तरीके से जो इनका क्लासिफिकेशन है। तो पहले हम बात करें अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इन लेयर्स। लेयर्स में जब बटा हुआ है तो क्या क्या आ गया? सिंपल एपिथेलियम, सूडो स्ट्रेटिफाइड और स्ट्रेटिफाइड, है ना। तीन टाइप के मैंने बताया। सिंपल में क्या था कि इट इज सिंगल लेयर ऑफ सेल दैट फंक्शंस इन डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फिल्ट्रेशन, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। इसका फंक्शन भी यहाँ क्लियर हो गया। भाई सिंगल लेयर है तो इजीली क्या हो जाएंगी चीजें? डिफ्यूज हो जाएंगी, ऑस्मोसिस इजीली हो जाएगी, फिल्ट्रेशन चीजें छन जाएंगी आराम से, सिक्रीशन आराम से हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन आराम से हो जाएगा। सिक्रीशन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे सिक्रीशन का मतलब क्लियर किया। सिक्रीशन इज द प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ सब्सटेंस, किसी चीज को बनाना, पैदा करना और रिलीज कर देना, छोड़ देना, सच एज म्यूकस, थूक जैसे कि पसीना या एंजाइम, बनाया और रिलीज कर दिया। एब्जॉर्प्शन इज द इनटेक ऑफ फ्लूइड और अदर सब्सटेंसेस सच एज डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। यहां सिंपल चीजों को एब्जॉर्ब कर लेना है। नाउ सूडो स्ट्रेटिफाइड, इट अपीयर टू हैव मल्टीपल लेयर। ऐसा लगता है अपीयर कि मल्टीपल लेयर हैं ऑफ सेल्स बिकॉज द सेल्स न्यूक्लियाई लाई एट डिफरेंट लेवल। क्यों लग रहा है ऐसा? क्योंकि जो सेल के न्यूक्लियाई हैं, सेल के जो न्यूक्लियाई हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर हैं, है ना। सेल के जो न्यूक्लियस हैं साफ साफ देख सकते हैं हम लोग, इसका न्यूक्लियस यहाँ है तो इसका यहाँ है तो इसका यहाँ पे सब सेंटर पे ही थे। तो इसकी वजह से क्या हो, ऊपर सेल दब गया, कहीं नीचे सेल दब गया, तो ऐसा लग रहा कि कई सारे लेयर, बट ऊपर से देखे काउंट करें तो पूरा हमको सेल समझ में आ जाएगा। ठीक है ना।
बात समझ में आई? क्योंकि न्यूक्लियस की पोजीशन, जो न्यूक्लियस है वो लाई एट द डिफरेंट लेवल्स एंड नॉट ऑल सेल्स रीच द एपिकल सरफेस, जिसकी वजह से क्या होता है, सारे के सारे सेल ऊपर तक नहीं पहुंच पाते, कुछ सेल नीचे दब जाते हैं। इट इज एक्चुअली सिंपल एपिथेलियम बिकॉज ऑल इट सेल रेस्ट ऑन द मेम्ब्रेन। अब इसको सिंपल ही कहा गया है, क्यों? क्योंकि इसके सारे के सारे सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन पे टच है डायरेक्ट, इसके सारे सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन से टच नहीं, ये वाले तो टच है, ये वाले टच नहीं, ये वाले टच नहीं, वाले टच नहीं है, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन से अगर डायरेक्ट टच नहीं है तो ये क्या कहलाएगा, मेरा स्ट्रैटिफाइड। क्लियर है बातें? नाउ ठीक है, इट एक्चुअली सिंपल एपिथेलियम, एक्चुअली सिंपल एपिथेलियम बिकॉज ऑल इट सेल्स रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, सेल्स दैट डू एक्सटेंड टू द एपिकल सरफेस में कंटेन सीलिया। यहां पर क्या रहा है, जो सेल ऊपर तक जा रहे हैं उनके पास सीलिया होने की संभावना है, हो सकता है, उसे हम सीलिएटेड बोल देंगे। नाउ स्ट्रैटिफाइड, इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर लेयर, इसके ऊपर 2 या 2 से ज्यादा लेयर हो सकती है सेल की, डेट प्रोटेक्ट अंडरलाइन। अच्छा, ऊपर का काम तो क्या था, मेन काम, ध्यान देना, सिंपल, वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपल एपिथेलियम सिंगल लेयर, तो मेन काम डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फिल्ट्रेशन, ये प्रोटेक्ट तो कर ही नहीं पाएगा, सिंगल लेयर है, रगड़ लगेगी खुद ही टूट जाएगा। लेकिन जहां मल्टीपल लेयर है उसका मेन काम क्या, अब मल्टीपल लेयर है तो उनके अंदर से चीजों को निकलना मुश्किल होगा, तो वो तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन नहीं करेंगी, तो ये मेन काम क्या करने वाली है, प्रोटेक्शन का, प्रोटेक्ट अंडरलाइंग टिश्यूज इन लोकेशन वेयर देयर इज अ कंसीडरेबल वियर एंड टियर, जहां लगातार रगड़ लग रही है वहां पर ये ज्यादातर पाए जाते हैं, जिससे कि अंदर के सेल्स और टिश्यू बचे रहें, ये डैमेज होते रहे। क्लियर है? अब ये तो हो गया किसी अरेंजमेंट, लेयर से अरेंजमेंट के हिसाब से। सेल की शेप के हिसाब से बात करें तो स्क्वैमस, दे आर फ्लैट एंड थिन विच अलाउ फॉर द रैपिड पैसेज ऑफ सब्सटेंस थ्रू देम, पतले होते हैं और चौड़े होते हैं, है ना, फ्लैट ऐसे फैले हुए हैं, देखो ये देखो ऐसे फ्लैट से, ताकि जल्दी जल्दी कोई चीज अंदर बाहर इसके हो सके। ठीक है, नाउ आगे आते हैं। अब है क्यूबॉइडल, तो नाम भी बता रहा है क्यूबॉइडल मतलब नाम कैसा है, शेप इसका क्यूब टाइप का है। दे आर एज टॉल एज दे आर वाइड, जितने लंबे होते हैं उतने ही चौड़े होते हैं, एज टॉल एज दे आर वाइड, है ना, एंड आर शेप्ड लाइक क्यूब्स, इनका शेप कैसा है, क्यूब के जैसा है और हेक्सागोन के जैसा है। दे हैव माइक्रोविलाई एट देयर एपिकल सरफेस, इनके सरफेस में क्या हो सकती है, माइक्रोविलाई हो सकती है, पतले पतले हेयर टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। एंड फंक्शन इन आइदर सिक्रीशंस और एब्जॉर्प्शन, क्योंकि विलाई मौजूद है तो ये सिक्रीशन में, सिक्रीट करने में या एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर सकता है। कॉलमनर सेल पिलर टाइप रहेगा। दे आर मच टॉलर देन दे आर वाइड, जितने चौड़े होते हैं उससे कई गुना ज्यादा ये लंबे होते हैं, है ना, जितने चौड़े हैं उससे कई गुना ज्यादा लंबे हैं, लाइक कॉलम, पिलर की तरह। एंड प्रोटेक्ट द अंडरलाइन टिश्यू, अंडरलाइन टिश्यू को क्या कहता है, क्योंकि लंबे लंबे हैं तो अंडरलाइन जो टिश्यू है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देयर एपिकल सरफेस में हैव सीलिया और माइक्रोविलाई, इसके भी ऊपर क्या हो सकता है, सीलिया या माइक्रोविलाई हो सकते हैं। एंड दे ऑफन आर स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो सीलिया माइक्रोविलाई होगा, इसका मतलब या तो वो कोई चीज सिक्रीट कर रहा होगा या वो कोई चीज एब्जॉर्ब करेगा, सिंपल सी बात है। तो ये दो क्यूबॉइडल और कॉलमनर, जहां सीलिया फ्लैजेला क्या काम आ गया इनका, इनका काम बताओ, एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। नाउ ट्रांजिशनल, ट्रांजिशनल में क्या है, शेप चेंज होती है, कहीं पे कोई चीज खिंचेगी फिर नॉर्मल होगी तो शेप चेंज होती है। दे चेंज शेप फ्रॉम स्क्वैमस टू क्यूबॉइडल, कहां से कहां करते हैं ये आप मार्क कर लेंगे, स्क्वैमस टू क्यूबॉइडल एंड बैक, स्क्वैमस से क्यूबॉइडल जाएगा, क्यूबॉइडल से स्क्वैमस आएगा। एज ऑर्गन सच एज द यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच, भाई जो इसमें टॉयलेट जाता है, ब्लैडर होता है, खिंचता है नॉर्मल होता है, खिंचता है नॉर्मल होता है, तो स्ट्रेच के लिए वर्ड आता है डिस्टेंड टू ए लार्जर साइज एंड देन कोलैप्स टू ए स्मॉलर साइज, फिर वो वापस से छोटा साइज में आ जाता है। तो इस तरह के ट्रांजिशनल सेल, ठीक है, स्क्वैमस से क्यूबॉइडल होता है, इसका भी हम देखेंगे, एक डायग्राम भी है नीचे हमारे पास। नाउ अब ये तो हो गया हमारे पास जो बेसिक स्ट्रक्चर वाइज और लेयर वाइज हमने इसको क्या कर लिया, पढ़ लिया। अब मैंने क्या कहा था, जो सिंपल है उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ते चलेंगे, सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनर। इस तरीके से हमारे पास क्या होगी, अब क्लासिफिकेशन होगी, सिंपल भी है स्क्वैमस भी है, यानी कि इसका शेप कैसा होगा, स्क्वैमस जैसा, सिंपल भी है क्यूबॉइडल, यानी कि सिंपल है शेप कैसा होगा, क्यूबॉइडल जैसा होगा। बात समझ में आ रही है? तो अब देखो यहाँ पर क्या, सिंपल और कंपाउंड और ग्लैंडुलर, तीन टाइप में मोटा मोटा तोड़ते हैं हम लोग। सिंपल में पता ही क्या होगा, या तो स्क्वैमस या क्यूबॉइडल या कॉलमनर, कॉलमनर और सीलिएटेड लगभग एक ही जिम में काउंट कर लिए जाते हैं, या सूडो स्ट्रेटिफाइड। अब कंपाउंड में क्या होती है, मल्टीपल लेयर। सिंपल में क्या रहेगी, यहाँ पर ध्यान रखना सिंगल लेयर, यहाँ सब जगह क्या रहेगी, सिंगल लेयर। कंपाउंड में क्या हो जाएगी, मल्टीपल लेयर,
कंपाउंड में क्या रहेगा, मल्टीपल लेयर्स रहेंगी। ये मोटी मोटी बातें दिमाग में रहेंगी तो बहुत आसान हो जाएगा ये, ठीक है। अब अगर वो चीज ऊपर का दिमाग में होगा ना, कॉम्बिनेशन बनाना, थोड़ा पॉज करके कॉम्बिनेशन बनाना खुद से, फिर समझना और मजा आएगा। ग्लैंडुलर की तो कहानी पता ही है। आगे आते हैं। तो देखो सिंपल एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम बात करें, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, नाम से देख लो सिंपल है, स्क्वैमस है, तो कैसा होगा, फ्लैट और थिन, ठीक है ना। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम इज सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल। अब यहाँ पे दो तीन चीजें पता करनी है, लोकेशन और फंक्शन। तो फंक्शन तो यहाँ पता ही है क्या है, सिंपल है तो उसका फंक्शन क्या होगा, डिफ्यूजन, ठीक है ना। इट लाइंस द कार्डियोवास्कुलर एंड लिम्फेटिक सिस्टम। अब यहाँ पर लोकेशन में तुम चाहो तो ऐसे लिखो या सीधा याद रखो, हार्ट, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है। और कहाँ पे पाए जाते हैं, इट फॉर्म्स द एपिथेलियल, ठीक है। इस तरीके से ल्यूरा, पेरिकार्डियम, पेरिटोनियम, ये तीन चार लोकेशन में तीन चार दे सकते हो डायरेक्ट लिखते वक्त, लेकिन फिलहाल को यहाँ मैंने पूरी चीज लिखी तो मैं समझा दे रहा हूँ, तुम लोग चाहो तो डायरेक्ट इसको लिख सकते हो इस तरीके से। अब समझो, इट लाइंस द कार्डियोवास्कुलर एंड लिम्फेटिक सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर भी अंदर से खोखला होता है तो वहां की लेयर पे भी ये पाया जाता है। हार्ट है, ब्लड वेसल्स है, लिम्फेटिक वेसल्स है जिसमें लिम्फ भरा होता है। और यहां पर हम इसको क्या नाम देते हैं, एंडोथेलियम। वर्ड अभी आगे आते जाएंगे, वर्ड को दिमाग में सेट करते जाओ। एंडोथेलियम मतलब सबसे अंदर की जो परत है, एंडोथेलियम, एपी ऊपर की एपिथेलियम, ठीक है। इट फॉर्म्स द एपिथेलियम लेयर, यानी कि सबसे ऊपर की कवरिंग ऑफ द सीरस मेम्ब्रेन लाइंस द बॉडी कैविटी। सीरस मेम्ब्रेन क्या होती है मैं समझा चुका हूं। सीरस मेम्ब्रेन क्या होती है समझाया कब था मैंने, जब जनरल हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी की बातें कर रहे थे। जो हमारी बॉडी की जो कैविटीज होती हैं, दैट इज कॉल्ड, उनमें जो मेम्ब्रेन पाई जाती है सीरस मेम्ब्रेन लाइंस द बॉडी कैविटी, है ना। जैसे मैंने क्या समझाया था, इस स्टमक से यहाँ से मतलब जो एब्डोमेन है, लीवर, पैंक्रियास सब हटा दो तो अंदर खोखला ही तो है सारा, तो वहां पाई जाएगी तो पेरिटोनियम। ल्यूरा जो हमारे लंग्स में पाई जाती है, पेरिकार्डियम जो हमारे हार्ट में पाई जाएगी, वेयर इट इज कॉल्ड मीजोथेलियम, क्योंकि वहां पे ये बीच में होती हैं तो इनको हम लोग वहां पे क्या बोलते हैं, मीजोथेलियम कहते हैं। आगे आते हैं, ऑल्सो फाउंड इन एयर सैक्स ऑफ लंग्स, है ना। लंग्स की जो होती है इस तरह से एल्विलाई जो होती है, याद आया। ग्लोमेरुलर किडनी में होती है, कैप्सूल्स ऑफ किडनी, इनर सरफेस ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, हमारे कान में जो ईयरड्रम होता है वहां पाई जाती है। तो ये इसके कई सारी जगह पाई जाती हैं। तो अब एंडोथेलियम क्या है, सिंपल स्क्वैमस। मीजोथेलियम क्या है, सिंपल स्क्वैमस। ये टर्म इस तरीके से तुमको कंफ्यूज करने के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डाली जा सकती हैं, ध्यान रखना। अब फंक्शन हमको पता है, सिंगल लेयर का क्या फंक्शन था, फिल्ट्रेशन। अब मत बताओ कहां फिल्ट्रेशन हो रहा है, डिफ्यूजन मत बताओ कहां डिफ्यूजन हो रहा है, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन मत बताओ कहां हो रहा है, लेकिन बता दोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। लेकिन हाँ, अब वो बेसिक फंक्शन हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिए ना, चार टाइप के, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, डिफ्यूजन, ठीक है। तो वही दो तीन बता दो। प्रेजेंट साइट ऑफ फिल्ट्रेशन सच एज ब्लड फिल्ट्रेशन इन किडनी, और डिफ्यूजन सच एज डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इनटू द ब्लड वेसल्स ऑफ लंग्स, एंड एट साइट ऑफ सिक्रीशन इन सीरस मेम्ब्रेन। तो सिक्रीशन, डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन। एब्जॉर्प्शन डाल सकते हो, ठीक है। फिलहाल इंटेस्टाइन में नहीं पाया जा रहा तो एब्जॉर्प्शन मत डालना इसको। आगे आते हैं, तो यहीं से पता चल जाएगा कहाँ एल्विलाई लंग में पाए जा रहे हैं तो इसका मतलब डिफ्यूजन होगा। यहाँ पर किडनी में पाया जा रहा है, इसका मतलब सिक्रीशन हो जाएगा। कितना आसान है ना। आगे आते हैं, नॉट फाउंड इन बॉडी एरिया सब्जेक्टेड टू मैकेनिकल स्ट्रेस। ये वहां नहीं पाया जाएगा जहां पे मैकेनिकल स्ट्रेस होते हैं। आगे आते हैं, सिंपल क्यूबॉइडल, ये कैसे हो, क्यूब शेप के। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज सिंगल लेयर ऑफ क्यूब शेप सेल हैविंग राउंड सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस, है ना। पीछे हमने देखा था इसमें न्यूक्लियस कहां था, या बीचा बीच में पाया जा रहा था। क्लियर है। कहां कहां है, कवर द सरफेस ऑफ ओवरी, ओवरी में हो गया। लाइंस द एंटीरियर सरफेस ऑफ कैप्सूल्स ऑफ लेंस ऑफ द आई, कहां मिलेगा, जो आंखें का कैप्सूल का मतलब होता है कवरिंग टाइप का। लेंस ऑफ द आई फॉर्म्स पिगमेंटेड एपिथेलियम एट पोस्टीरियर सरफेस ऑफ रेटिना ऑफ द आई, यानी कि पीछे रेटिना जो रहती है यहाँ पे पिगमेंटेड टाइप रहता है, यानी कि रेटिना ऑफ आई में पाया जाएगा। ये दो, लेंस ऑफ द आई, रेटिना ऑफ द आई, इस तरह से मार्क कर लेंगे। लाइंस किडनी ट्यूब्यूल्स, किडनी की जो ट्यूब्स होती हैं उनके अंदर की परत में पाया जाएगा। स्मॉलर डक्ट ऑफ मैनी ग्लैंड्स, कई सारे ग्लैंड्स के डक्ट में पाया जाता है ये, ठीक है। मेक्स अप सिक्रीटिंग पोर्शन ऑफ सम ग्लैंड्स, कुछ ग्लैंड्स का सिक्रीटिंग पोर्शन में बनता है ये, सच एज थायराइड ग्लैंड एंड डक्ट ऑफ सम ग्लैंड सच एज पैंक्रियास, और पैंक्रियास में भी मिलता है ये। अब देखो ज्यादातर यहाँ पे देखो गौर से क्या क्या चीजें हैं, पैंक्रियास, ठीक है, किडनी, उसके बाद सिक्रेटिंग पोर्शन ऑफ सम ग्लैंड्स, तो सिक्रेशन तो फंक्शन आ ही गया।
साथ साथ में यहाँ पर क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन, क्योंकि किडनी में पाया जा रहा है तो वहां पे चीजों को एब्जॉर्ब करने का भी ये काम करता है। नाउ सिंपल क्यूबॉइडल हो गया, सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनर, यहाँ पिलर आ जाएगा, ठीक है ना। अब पिलर में यहाँ पर क्या हमारे पास सीलिएटेड और नॉन सीलिएटेड, लैक सीलिया और कंटेन सीलिया, ठीक है। अब सिंपल कॉलमनर जो है उसके जो जहां सीलिया नहीं पाए जाते वो कहां मिलेंगे हमें, लाइंस द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट फ्रॉम स्टमक टू एनस, ठीक है। डक्ट ऑफ मैनी ग्लैंड्स एंड गॉल ब्लैडर। फंक्शन क्या है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, इसका मेन काम क्या हो जाएगा, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। सीलिएटेड, सीलिएटेड सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम इज अ सिंगल लेयर ऑफ सीलिएटेड कॉलमनर लाइक सेल्स विद ओवल न्यूक्लियाई नियर द बेस ऑफ द सेल, ठीक है। सीलिया पाया जाता है, इसमें क्या ओवल, ये देख रहे हो इस तरह से, इसके ऊपर ये क्या है, सीलिया है, तो सिंपल सी बात है, लोकेशन देख लें। लाइन सम ब्रोंक्यूल्स, कहां पाए जाते हैं ये, ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। देखो सीलिया की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, सीलिया की, विलाई की बात नहीं हो रही है, माइक्रोविलाई से कंफ्यूज मत कर देना स्टमक वाले केस में, सीलिया की बात हो रही है। ब्रोंक्यूल्स है ना, यहाँ पर जो कफ वगैरह होता है उसे ऊपर खींच के डालना होता है। ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूट्रिन फैलोपियन ट्यूब में। अब देखो सीलिया, सीलिया का काम बता दूं, ये धागा धागा टाइप का है, ये सपोज ये हमारे पास क्या है, हमारा ये है चेस्ट का खांसी वाला पार्ट है, तो जो कफ आ जाता है ना यहाँ पे कफ, तो ये सीलिया ऐसे ऐसे मूव करती है, इस कफ को ढकेल के ऊपर लेके आती है, और जब गले में आता है तो हमको इचिंग होती है, हम थूक देते हैं उसको, ठीक है। तो ये हो गया ब्रोंक्यूल्स। फिर फ्लैपियन ट्यूब, फ्लैपियन ट्यूब में पता होगा ओवरी से जब एग निकलता है तो उसके आगे उसको धक्का मारना होता है, वो धक्का मारने का काम भी इसी टाइप के सीलिया पाए जाते हैं फ्लैपियन ट्यूब में, ठीक है, वो उसको आगे धक्का मारने का काम करते हैं, ठीक है। तो यूट्रस, यहां पे क्या आ गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, हमें सांस लेने की जगह आ गई, फ्लैपियन ट्यूब आ गया, यूट्रस, सम पैरानेजल साइनसेस, साइनसेस जो होती है हमारे नाक के पास, सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। तो ये थोड़े से ऐसे केसेस हैं जो शायद कभी सुने नहीं होंगे, ये दो पक्का सुने होंगे, रेस्पिरेशन वाला और फ्लैपियन ट्यूब वाला, तो ये याद कर लेना, बाद बाकी ये याद कर पाओ तो अच्छी बात है कि ब्रेन में भी पाए जाते हैं वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, ब्रेन के वेंट्रिकल्स में, वेंट्रिकल मतलब कैविटीज पाई जाती हैं, ठीक है, वहां पाए जाते हैं, ये क्लियर है। फंक्शन, सीलिया बीट इन यूनिसन, यूनिसन मतलब एक समान, ऐसे धक धक धक, तो धकेलेंगे उसे ऊपर। मूविंग म्यूकस एंड फॉरेन पार्टिकल टुवर्ड्स द थ्रोट, और जो भी पार्टिकल है उसे ऊपर को ढकेल रही है। कैन बी कफ्ड अप एंड स्वेलड और स्पिट आउट, जो गले में आया था उसको थूक देते हैं, कफ कर देते हैं। सीलिया आल्सो मूव oocyte expelled फ्रॉम द ओवरीज थ्रू यूट्रिन फैलोपियन ट्यूब इनटू यूट्रस, है ना। फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस तक लाने का काम कौन करते हैं, सीलिया करते हैं। दो फंक्शन ये जो मैंने समझा दिया वही दो यहाँ पे इसके क्या है, फंक्शन भी है। नाउ सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, अब देखो सूडो स्ट्रेटिफाइड, कोई यहाँ है कोई यहाँ है, यहाँ पे, अच्छा ये जो दो हैं ये गोबलेट सेल है, कौन से सेल हैं ये, गोबलेट सेल, ठीक है ना, ये गोबलेट सेल पाए जाते हैं हमारे पास, सूडो स्ट्रेटिफाइड सेल है, इनके बीच में कौन पाए जाते हैं, ये गोबलेट सेल है। तो आओ देखें जरा सूडो स्ट्रेटिफाइड, ये भी दो टाइप के हैं, सीलिएटेड और नॉन सीलिएटेड, दो के बारे में जिक्र किया था हमने, स्ट्रेटिफाइड उसमें कॉलमनर में और इसमें। तो लोकेशन क्या है, लाइंस एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस कहां पाया जाता है, टेस्टिस से निकलती हुई जो नसें होती हैं उसमें एपिडिडाइमिस पाया जाता है। लार्जर डक्ट्स ऑफ मैनी ग्लैंड्स, ग्लैंड्स में कई सारी डक्ट होती है, उसमें सबसे बड़ी डक्ट होती है वहां पाया जाएगा। एंड द पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा, यूरेथ्रा पता है ना, जिसके थ्रू यूरिन अल्टीमेटली बाहर आती है। फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन, सिंपल सा काम है, कुछ ज्यादा काम नहीं है। ये लैक सीलिया, सीलिएटेड वाले का बात करें अगर हम लोग, तो लोकेशन क्या है, लाइंस एयरवेज ऑफ मोस्ट ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो सबसे ऊपर का रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है वहां ये पाई जाती है। फंक्शन क्या है, सिक्रीट म्यूकस दैट ट्रैप फॉरेन पार्टिकल, इनके बीच में ना यहाँ पर ऐसे म्यूकस सभी रहता है कई बार। ये म्यूकस क्या करेंगे, गॉबलेट सेल होते हैं, म्यूकस सिक्रीट करते हैं। म्यूकस क्या करेगा, जो भी फॉरेन पार्टिकल आएगा ना इसके अंदर ट्रैप हो जाएगा, फिर इस म्यूकस को बाहर निकाल देंगे ये, और वो थूक रख के बाहर आ जाता है। सिक्रीट म्यूकस दैट ट्रैप फॉरेन पार्टिकल एंड सीलिया स्वीप अवे म्यूकस फॉर एलिमिनेशन फ्रॉम द बॉडी, और सीलिया उसको स्वीप ऐसे करके धक्का मार के पोंछ के बाहर निकाल देती है, जिससे कि वो जो फॉरेन पार्टिकल है वो क्या हो जाए, बॉडी से बाहर आ जाए। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। सिंपल सिंपल बातें आप तो मिला लोगे तो भी कर लोगे। अब कंपाउंड एपिथेलियम की बात करें, यहाँ मल्टीपल लेयर है, इसमें दो बातें आ जाती हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है, इसकी बात करें तो यहाँ पे दो हैं, नॉन केराटिनाइज्ड और
केराटिनाइज्ड। केराटिन बता दूं मैं, केराटिन कैसे हमारा हेयर है, नेल से जो हार्ड पार्ट है, डेड पार्ट है, ये केराटिन कहलाता है। ठीक है। नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम डज नॉट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ केराटिन। इसके पास क्या है, केराटिन नहीं होगा। इतनी लंबी लाइन मत लिखो, सीधा लिखो डू नॉट कंटेन केराटिन। इन एपिकल लेयर, केराटिन कहां पाया जाता है, एपिकल लेयर, वो यहां पे नहीं होती है। एंड सेवरल लेयर डीप एंड इज कॉन्स्टेंटली मॉइस्चर्ड बाय म्यूकस फ्रॉम सैलिवरी एंड म्यूकस ग्लैंड। ऑर्गेनेल्स आर नॉट रिप्लेस्ड, यहां पर जो ऑर्गेनेल्स है वो रिप्लेस नहीं होते हैं। लोकेशन कहां पे है, नॉन केराटिनाइज्ड वैरायटी लाइंस वेट सरफेस, जो गीले सरफेस होते हैं, लाइनिंग ऑफ माउथ, जो हमारा माउथ की लाइनिंग है, ईसोफेगस, पार्ट ऑफ एपिग्लॉटिस जो हमारे गले में पाया जाता है, पार्ट ऑफ फेरिंग्स एंड वेजाइना एंड कवर टंग, और टंग का जो कवरिंग होती है वहां पे पाया जाता है। तो वेट सरफेस जो भी गीला अगला पार्ट है बॉडी के, वहां पे क्या पाए जाएंगे, नॉन केराटिनाइज्ड पाया जाता है। केराटिनाइज्ड, केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम डेवलप टफ लेयर, एक हार्ड लेयर ऑफ केराटिन इन एपिकल लेयर ऑफ द सेल। ध्यान रखना कहां बनाते हैं, एपिकल लेयर ऑफ सेल्स एंड सेवरल लेयर डीप टू इट। सबसे ऊपर तो होता ही है, और क्योंकि स्ट्रेटिफाइड है ये, तो सबसे ऊपर वाली पे तो होता ही है, और कई सारी लेयर नीचे भी चली जाती हैं। ठीक है। केराटिन इज अ टफ फाइब्रस इंटरसेलुलर प्रोटीन, ये प्रोटीन होती है डेट हेल्प्स प्रोटेक्ट स्किन एंड अंडरलाइंग टिश्यूज, जो प्रोटेक्ट करती है कि जो याली स्किन या इसके नीचे के टिश्यूज हैं उनको प्रोटेक्शन का काम देती है फ्रॉम हीट, माइक्रोब्स एंड केमिकल्स, हीट, माइक्रोब्स एंड केमिकल से बचाने में हेल्प करती है ये। लोकेशन कहाँ है, वैरायटी ऑफ फॉर्म सुपरफिशियल लेयर्स ऑफ स्किन। केराटिनाइज्ड वैरायटी फॉर्म्स सुपरफिशियल लेयर्स ऑफ स्किन, स्किन की जो सुपरफिशियल लेयर्स होती है वहाँ केराटिन पाया जाता है। हमारी डेड सेल जो निकलती रहती है, जो जिसको मैल बोल देते हैं। फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एब्रेशन, घर्षण के खिलाफ, है ना, से रगड़ लग जाती है। वाटर लॉस, बॉडी से पानी बाहर ना जाए। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, वो हमारी बॉडी के अंदर ना आ जाए। एंड फॉरेन इन्वेजन, है ना, कोई चीज बैक्टीरिया वायरस हमला करने की कोशिश करता है तो उसको रोकता है। बोथ टाइप्स फॉर्म फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोब। दोनों टाइप, चाहे केराटिनाइज्ड हो चाहे नॉन केराटिनाइज्ड हो, ये दोनों के दोनों फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, यानी कि सबसे पहले हमारी बॉडी को किसी बैक्टीरिया वायरस से कोई बचाता है तो यही तो लेयर है, आके टकराता है बैक्टीरिया वायरस तो ये लेयर अंदर नहीं घुसने देती है, तो फर्स्ट लाइन डिफेंस कहा जाता है इसको। बात समझ में आई, क्लियर है। तो केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड ये आ गया हमारे पास। आगे आते हैं स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, ये क्या था, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। स्क्वैमस के बाद क्या आएगा, क्यूबॉइडल आता है, और फिर अपने पास कॉलमनर आ जाता है। तो स्ट्रेटिफाइड इसकी बात करें अगर हम लोग क्यूबॉइडल की, तो क्यूबॉइडल शेप के सेल्स होते हैं। लोकेशन कहाँ है, डक्ट ऑफ एडल्ट स्वीट ग्लैंड एंड ईसोफेगल ग्लैंड, पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा। फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन, लिमिटेड सिक्रेशन, एब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पे सब कुछ सिंपल कर सकते हो, केराटिनाइज्ड नॉन केराटिनाइज्ड का थोड़ा सा पार्ट था, वरना यहाँ पे सब चीजें सिंपल आ जाएंगी। प्रोटेक्शन एंड सिक्रेशन, प्रोटेक्शन एंड सिक्रेशन, इस सब में कॉमन डाल सकते हो। ठीक है। स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर पिलर टाइप आ गए। बेसल लेयर इन स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम यूजुअली कंसिस्ट ऑफ शॉर्टन्ड इरेगुलरली शेप्ड सेल, ओनली एपिकल लेयर हैज कॉलमनर सेल और अनकॉमन सेल्स अनकॉमन। यानी कि यहाँ बात सीधी ये क्या कह रहा है, नीचे के सेल तो कैसे होंगे, जो सबसे ऊपर के सेल्स होते हैं इसमें वो कैसे होते हैं, कॉलमनर शेप के होते हैं। लोकेशन यूरेथ्रा आ गया, एक्सक्रीटरी डक्ट ऑफ सम ग्लैंड्स आ गया, ईसोफेगल ग्लैंड्स आ गई, सम एरियाज इन एनाल म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है वहां पाया जाएगा। कंजक्टिवाइटा ऑफ आई आ गया। प्रोटेक्शन एंड सिक्रेशन, तो ये सिंपल है, मैंने लाइनों में लिखा हुआ है, तुम लोग मेन पार्ट को अंडरलाइन कर लोगे। जैसे यूरेथ्रा हो गया, एक्सक्रीटरी डक्ट ऑफ सम ग्लैंड्स हो गया, ईसोफेगल ग्लैंड्स आ गया, एनाल म्यूकस मेम्ब्रेन आ गया। इस तरह से नाम याद रख के अपना काम खत्म कर दोगे। बात समझ में आई। नाउ ट्रांजिशनल एपिथेलियम, जैसे मैंने बताया था, ट्रांजिशनल कहाँ पाया जाता है, लाइंस मोस्ट यूरिनरी ट्रैक्ट, है ना, ब्लैडर में, ब्लैडर खींचता है और रिलैक्स होता है। तो देखो जरा, कभी तो ये सेल बनेगा और कभी ये सेल बनेगा, है ना। कॉलमनर से स्क्वैमस में चेंज हो रहा है, ये स्क्वैमस से कॉलमनर में क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, ये ठीक है ना। क्यूबॉइडल में स्क्वैमस और क्यूबॉइडल में क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम यूरोथेलियम हैज ए वेरिएबल अपीयरेंस, ठीक है। वेरिएबल अपीयरेंस यानी कि ट्रांजिशनल, चेंज होता रहता है, इसीलिए वेरिएबल, जो बदलता हुआ अपीयरेंस होता है, ठीक है। इसको हम यूरोथेलियम भी कह देते हैं। लोकेशन क्या है, लाइंस यूरिनरी ब्लैडर, जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वहां पाया जाता है, उनकी परत में वैसे लगा रहता है। पोर्शन ऑफ यूरेटर एंड यूरेथ्रा, यूरेटर और यूरेथ्रा में, यूरेटर पता ना क्या होता है, ये किडनी से आई, ठीक है ना, ये क्या कहलाता है, यूरेटर, और ये क्या कहलाता है, यूरेथ्रा। क्लियर है, ओके।
फंक्शन अलाउ यूरिनरी ऑर्गन्स टू स्ट्रेच एंड मेंटेन प्रोटेक्टिव लाइनिंग व्हाइल होल्डिंग वेरिएबल अमाउंट ऑफ फ्लूइड विदाउट रप्चरिंग, कि होल्ड करके रखे कि वो रप्चर ना हो जाए। कौन? जो ब्लैडर है, ठीक है, जिसके अंदर अलग अलग अमाउंट का फ्लूइड रहेगा, थोड़ा है, ज़्यादा है, तो वो उसको स्ट्रेच करने में भी हेल्प करे, रिलैक्स करने में भी हेल्प करे। यहाँ की जो लेयर मेम्ब्रेन है वो टूट फूट ना जाए, वहाँ पर ये क्या करता है, ये इसका काम है, हेल्प करता है इसमें। ये क्लियर है? नाउ द लास्ट वन इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम। क्या है ग्लैंडुलर एपिथेलियम? देखो ग्लैंड्स कुछ ऐसी होती हैं, सेल्स की बनी हुई ग्लैंड्स है। तो ये जो लेयर देख रहे हो, ये है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ये क्या कर रही है, बहुत सारा कुछ सिक्रीट कर दिया, एंजाइम, हार्मोन, कुछ भी, वो यहाँ से निकल करके बाहर चला जाएगा। तो ये जो सेल्स होती हैं एपिथेलियम की, जो सिक्रीशन का काम करेंगे, यहाँ पर किसका काम कर रही है, सिक्रीट करने का, कुछ बना करके डाल देंगे यहाँ पर, फिर यहाँ से इस डक्ट के थ्रू होता हुआ ये बाहर निकल जाता है। तो यही हमारे पास क्या, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। क्लियर है? तो क्या कह रहा है, अ ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ एपिथेलियम दैट सिक्रीट सब्सटेंसेस इनटू डक्ट। ग्लैंड के पास एपिथेलियम होती है जो सिक्रीट करती है सब्सटेंस को इनटू डक्ट, ऑन टू अ सरफेस और इवेंचुअली इनटू द ब्लड इन द एब्सेंस ऑफ डक्ट। और या तो इसको सरफेस पे निकाल के बाहर कर देगी, या फिर कहां डाल देगी, ब्लड में डाल देगी। अगर यहाँ पर कोई सरफेस नहीं है, डक्ट नहीं है, तो सीधा निकाल के क्या कर देती है, बाहर निकाल देती है, ब्लड में चला जाता है। ये जो हार्मोन्स की तरह होता है, मतलब जो हार्मोन्स होते हैं वो डायरेक्ट ब्लड में चले जाते हैं, जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं वो इसे डक्ट से निकल करके अब ऊपर सरफेस पे आ जाते हैं। क्लियर है? ऑल ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी आर क्लासिफाइड एज आइदर एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। देखेंगे आगे डिटेल में। एंडोक्राइन क्या होते हैं, जो हमारे पास वो होती हैं, हार्मोन वाली होती हैं। एक्सोक्राइन कौन सी होती है, जो डाइजेस्टिव जूस वाली होती है। ठीक है ना? ये डक्टलेस होती है, इनके पास डक्ट होती है। The secretion of endocrine glands called hormone, जैसे मैंने कहा, enter the interstitial fluid and then diffuse into the bloodstream। इसके पास डक्ट नहीं होती है, ये ग्लैंड्स ऐसी है, ये डायरेक्ट अपना डिफ्यूज कर देगी बाहर। तो सबसे पहले कहाँ गया, इंटरस्टिशियल साइड में, और यहाँ से फिर कहाँ चला जाता है, ये ब्लड में चला जाता है। तो कह रहा है एंटर द इंटरस्टिशियल, जो हार्मोन है वो एंटर करेगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड में एंड देन डिफ्यूज इनटू द ब्लड स्ट्रीम विदाउट फ्लोइंग थ्रू द डक्ट। ये डक्ट में फ्लो नहीं करता, डायरेक्ट बाहर निकल जाएगा। एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट देयर प्रोडक्ट इनटू द डक्ट। ये जो ग्लैंड्स होती हैं ये इस तरह से डक्ट होती हैं, ये अपने डक्ट में निकालेंगे इस तरीके से, और ऐसे सरफेस पे ले आती हैं चीजों को। ठीक है ना? इनटू डक्ट दैट एम्प्टी इनटू द सरफेस ऑफ अ कवरिंग, जो इसके ऊपर एक कवरिंग है ना, मान लो यहाँ पर ये डक्ट ऐसी लगी हुई थी, तो इसी कवरिंग है, यहाँ पर आ जाएगा ये। एंड लाइनिंग एपिथेलियम सच एज स्किन सरफेस और द ल्यूमेन ऑफ अ हॉलो ऑर्गन। जो हॉलो ऑर्गन होगा उसके सरफेस पे यहाँ पर क्या ले आएंगे, ये इसके कंटेंट को लेके बाहर आ जाते हैं। तो एंडोक्राइन एक्सोक्राइन आगे जब आएंगे हमारे पास पार्ट, तब उसको और डिटेल में समझेंगे। तो ये था हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू का सारा कॉन्सेप्ट। ठीक है? तो इसको मैंने पहले ही बताया कि चार्ट में बना करके इसको समझना है। कोशिश ये करना, जो मेन हेडिंग के पहले चार्ट बनाओगे, उसके बाद इसको पढ़ने की कोशिश करना। पहले बार पूरा देख लिया, फिर उसके मेन हेडिंग के चार्ट बनाए, फिर दोबारा पढ़ा। 2 से 3 बार जब इसको देखोगे अच्छे से, तो दिमाग में अच्छे से ये सेट होगा। बात समझ में आ गई? तो अब हमको क्या दिमाग में सेट करना है, अपने माइंड नर्चर ऐप को। आओ जानते हैं उसके बारे में। तो आओ जानते हैं अपने माइंड नर्चर ऐप के बारे में। तो यस, हमारे चैनल का जो नाम है माइंड नर्चर, उसी के नाम से अब ऐप आ चुका है, जो कि गूगल के प्ले स्टोर पे मौजूद है। ठीक है? लेक्चर के लिंक में भी उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है, और चाहो तो डायरेक्ट कहां, प्ले स्टोर पे जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है? अब देखो, YouTube पर लेक्चर्स एंड नोट्स YouTube पर भी अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। जब मैं पहले से ही पढ़ा रहा था ये, तो मैंने बच्चों से प्रॉमिस किया था कि लेक्चर और नोट्स जैसे डाल रहा हूं मैं YouTube पर, ठीक वैसे डालता रहूंगा, कोई चेंज नहीं आएगा। जितने लेक्चर मेरे ऐप में होंगे, जितने नोट्स मेरे ऐप में होंगे, उतने लेक्चर और नोट्स आपको YouTube पर भी मिलेगा। बट क्या चीज आपको YouTube पर नहीं मिलेगी, वो चीज है 1 मार्क्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जो 1 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना? 1 मार्क्स क्वेश्चन में बेसिकली तुम्हारे पास क्या आते हैं, MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है ना? ये तुम्हारे अब नए जो पैटर्न है, उसमें नया एग्जाम पैटर्न है। ठीक है ना? उसमें MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं, दोनों मिलाकर के 10 नंबर के ये आते हैं, 10 नंबर के ये आते हैं। ठीक है? प्लस 2 मार्क्स क्वेश्चन, यानी कि आप इतना सारा पढ़ेंगे, यहां वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा मैं 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स की। अगर केवल आप उतना ही पढ़ लेंगे तो पास तो गारंटी हो जाएंगे। ठीक है? और हाँ, जब डिटेल नॉलेज चाहिए होगी, ठीक है, तो उसके लिए पूरा लेक्चर पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी।
आप लोग, मैं तो पढ़ा ही रहा हूं, ठीक है। और जिस बच्चे को केवल पास होना है वो केवल मेरा क्या करेगा, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेगा। लाइव क्लास होगी। अब मान लो मैं ये यूट्यूब पे लेक्चर को पढ़ा दिया है, अब वो कहीं कुछ तुम्हारा डाउट फंस गया है, ठीक है, तो वो कैसे कवर होगा वो, तो उसके लिए क्या होगा, लाइव क्लास होंगी। डाउट्स के लिए मैं आया करूंगा लाइव क्लास, जो कि अभी स्टार्ट ऑलरेडी हो चुकी है, बच्चे डाउट्स पूछ रहे हैं और क्लास चल रही है। सबसे बच्चों बड़ी चीज जो होने वाली है, एमसीक्यू टेस्ट की प्रैक्टिस। ये तो चलो एक बार को ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस की इतनी सारी प्रैक्टिस होने वाली है। हर लेक्चर से 15-20 क्वेश्चन, फिर पूरे चैप्टर से मिला करके 100-150 क्वेश्चन हो जाया करेंगे, जो कि तुम्हारे डी फार्म और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जिट एग्जाम के ऊपर बेस्ड होने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। अब देखो समस्या क्या है, ये एमसीक्यू क्वेश्चंस का टेस्ट हम लोग कहां नहीं ले सकते, यूट्यूब पर नहीं ले सकते। अब यूट्यूब पे क्या होगा मैं बताता हूं। ऐसे में चल रहा हूं, क्वेश्चन लिखा होगा, 4 ऑप्शन लिखे होगा, मैं बोलूंगा बच्चों ये क्वेश्चन है, ये 4 ऑप्शन है, इसका आंसर ये है। मजा नहीं आएगा ऐसे, ठीक है ना। मजा कैसे आएगा, क्वेश्चन सामने होगा, तुम पढ़ोगे और तुम आंसर क्लिक करोगे, पढ़ करके सोच करके, वो मजा आएगा, उससे प्रैक्टिस होती है असली, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा पार्ट आपको मिलने वाला है। फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में बात कर ही चुका हूं। रूटीन टेस्ट फॉर डी फार्म एंड एग्जिट एग्जाम, ओनली 40% मार्क्स चाहिए, सबको पता है। 100 में से सबको कितना चाहिए, 40 नंबर में पास हो जाओगे, ठीक है ना। तो रूटीन टेस्ट का क्या मतलब है, मान लो चैप्टर 1 किसी सब्जेक्ट का खत्म हुआ, उसका टेस्ट हो जाएगा। फिर चैप्टर 2 खत्म हुआ, उसका टेस्ट हो जाएगा। फिर कंबाइंड टेस्ट होगा एक, किसका, चैप्टर नंबर 1 प्लस चैप्टर नंबर 2 का। फिर चैप्टर 3 मान लो खत्म हो गया, फिर उसके बाद एक कंबाइंड टेस्ट होगा 1 + 2 + 3। इस तरह से चलता रहेगा। एक टाइम वो आएगा 1 + 2 + 3, मान लो 13 चैप्टर है तो कंबाइंड टेस्ट हो रहे हैं। ये जो टेस्ट अगर बच्चा कोई मन से देता है, बहुत अच्छे मन से, तो मोर देन 95% उसका कहीं नहीं गया। और अगर बेमन से भी दे रहा है, 20-30% तैयारी करके भी, तो 40% यानी कि 40 नंबर लाना, फिर उसके लिए फाइनल एग्जाम में बहुत आसान हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात बेटा, जो पढ़ाई होगी ना हमारा, इस एग्जाम को टारगेट करके होगी, ठीक है ना। जो सब्जेक्ट तुम्हारे एग्जिट एग्जाम में आएंगे उसको टारगेट करके पढ़ाई होगी, यानी कि जब थ्योरी पढ़ोगे या क्वेश्चन अच्छे से कर ले जाओगे तो एमसीक्यू तो बहुत आराम से कर ले जाओगे, और एमसीक्यू जब बहुत आराम से कर ले जाओगे तो एग्जिट एग्जाम बहुत आराम से क्लियर कर ले जाओगे। बात समझ में आ रही है। और फीस बिल्कुल मिनिमल है, 1100 रुपए पूरे साल के लिए, सभी सब्जेक्ट्स की। फर्स्ट ईयर पूरा साल सभी सब्जेक्ट 1100 रुपए, सेकेंड ईयर पूरा साल सभी सब्जेक्ट फिर से 1100 रुपए, यानी कि एक साल की फीस आपकी 1100 रुपए पड़ रही है। इस फीस को अगर आप अपनी कॉलेज फीस से कंपेयर करोगे तो ना के बराबर है। महीने का तुम्हारा 92 रुपए समथिंग पड़ता है जाकर के। इससे सस्ता, चीप और बेस्ट चीज आपको नहीं मिलने वाली है। उसके बाद भी अगर कोई क्वेरी है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है ऐप को लेकर के, ठीक है, या कुछ बच्चों को ये दिक्कत है, नोट्स का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है लेक्चर के, यूट्यूब के सभी लेक्चर, मेरा कोई लेक्चर ऐसा यूट्यूब पे नहीं है जिसमें मैंने नोट्स नहीं दिया है, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पता, डिस्क्रिप्शन से निकालना नहीं आता है, मुझे कॉल कर ले या किसी अपने दोस्तों से पूछ लें, ठीक है। उसके बाद भी कोई दिक्कत है तो बेझिझक, बिना हिचकिचाए मुझे कॉल करें, डाउट क्लियर करें इस चीज को लेकर के, सर कैसे क्या है, ठीक है, मैं तुम लोगों को वो चीज बता दूंगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। और सबसे बड़ी चीज, ये सब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यस, रिवीजन। बिना रिवीजन के आप ये सारी चीजें नहीं कर पाओगे, यानी कि पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो रिवीजन जरूर 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 करना। मैं हमेशा कहता हूं रिवीजन ही है सिलेक्शन। रिवीजन करोगे तो लाइफ में हर एक चीज में अचीव पालोगे, हर एक चीज आपको अचीव हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्या करते रहो, रिवाइज करते रहो और पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।